वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन और ये जो एनवायरमेंटल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और इतना मटेरियल मतलब लेक्चर में ये देख लेंगे कि इतना मटेरियल रहेगा आपके पास कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वन शॉट में सारा कुछ जितना भी जो पॉइंट्स है सारे कवर हो सके। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन दी है, यदि आप इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो उस पर अपन देखते हैं एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज substances put into air by the activity of mankind into concentration sufficient to cause harmful effect to his health, vegetable property or to interfere with the enjoyment of his property or life। ये जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग हम समझते हैं कि जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है, फॉरेन बॉडीज हैं जो हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं, यदि वो एयर में मिक्स हो जाए और एयर में मिक्स होने के बाद WHO ने हर पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स की एक पर्टिकुलर लिमिट दी है। जब उस लिमिट के अबव चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन किसी भी फॉरेन बॉडी का हार्मफुल जो भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, तब जाकर के वो एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। और एयर पोल्यूशन से होगा क्या कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो किस पर वो होते हैं, हमारी हेल्थ पर या जो वेजिटेबल जितना भी वेजिटेशन होता है वो, या हमारी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे हमारे मार्बल्स के जो स्कल्पचर्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन पर भी इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। तो उन सबको अगर वो कहीं में भी अगर वो इंटरफेयर करते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूटेंट और एयर पोल्यूशन को हमको डेफिनेशन के साथ साथ जो मेन चीज समझना है वो ये है कि एयर पोल्यूशन का जो रीजन है मेन वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, यानी हमारे द्वारा ही कई सारी एक्टिविटीज हो रही है जिनके कारण जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो पूरी एमिट होकर के एटमॉस्फेयर में मिल रही है और इससे एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। तो अब यदि इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है according to origin के according it is classified into two types, primary pollutants and secondary pollutants। जो प्राइमरी होते हैं मीन्स क्या कि डायरेक्टली दे एमिट टू द एटमॉस्फेयर, यानी सीधे सोर्स से निकला और सीधे जाकर के वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। उसमें आपके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड जितने भी जो हेलोजिनस कंपाउंड होते हैं वो भी आपके क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। और सेकेंडरी मीन्स क्या, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से डेराइव हो रहे हैं और ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो आपकी गैसेस होती हैं जब ये एमिट होती हैं तो ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर में जाकर के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट करके हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा। सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। जब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके से और ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये जो डेराइव होती है फ्रॉम प्राइमरी इट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं H2SO4 जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या HNO3 ये भी, या HCl जो हेलोजिनस कंपाउंड से थ्रू डेराइव होगा। तो ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ओरिजिन वाइज होगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। लगभग सारे एग्जाम्पल सेम ही है पर आप क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, गैसियस पॉल्यूटेंट एंड पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस में, तो गैसियस में तो हमारे यही पॉल्यूटेंट जो फ्यूल जनरली फ्यूल की बर्निंग से ही ये पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स निकलते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं, इसलिए वो गैसियस पॉल्यूटेंट्स। और पार्टिकुलेट मैटर में बहुत सारे
जैसे आपका स्मोक आपका पार्टिकुलेट मैटर। स्मोक मीन्स क्या होता है? स्मोक मीन्स स्मोक प्लस फॉग। तो जो फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है वो स्मोक होता है, जो और ज्यादा हाईली प्रॉब्लमेटिक ही होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके जितने भी एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स को भी हम पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल्स को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे ग्रिटी पार्टिकल, डस्ट, डर्ट, ये सारी चीजें जो है वो इसमें पार्टिकुलेट मैटर में आती है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंपाउंड को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बाद बहुत सारी जो फ्यूम्स होती है वो सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन्स और भी बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में जितना मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं और उससे जो भी आपकी वेपर्स निकलती है, लाइक अमोनिया गैस एमिट हो रही है या मेटल के हैलाइड्स वगैरह एमिट हो रहे हैं, तो ये सारे जो है वो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स के जो पॉल्यूटेंट्स मटेरियल है उनकी स्टडी करेंगे, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स और उनके कंट्रोल मेजर्स को देखेंगे। हम जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, उनके बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे फ्यूल की जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं उनकी बर्निंग से निकलते हैं। जो फॉसिल्स फ्यूल होता है उसमें मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। ये 5 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रहते हैं। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मतलब जब बर्निंग की कंडीशन आती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रोजन आफ्टर बर्निंग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेता है। सल्फर रिएक्ट करके सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेता है। हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद H2O या वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ही ये सारी पॉल्यूटेड गैसेस एमिट होती हैं और पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। तो हमको ये कोशिश करना है कि फॉसिल फ्यूल का जितना कम से कम हम यूज करेंगे उतने ज्यादा हम ये पॉल्यूटेंट से हम उसको जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है? जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन में डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, पर जब इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट होकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ज्यादा टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसको अगर अपन देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है, तो कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रॉब्लम क्या है वो अपन देखेंगे। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, मतलब ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में सप्लाई करने के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। अब एटमॉस्फेयर में तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। दिस इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और जब ये बॉडी में जाकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो बॉडी के हर एक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा,
चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, क्योंकि जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उस सब में ऑक्सीजन नीडेड है, और ऑक्सीजन तो है नहीं, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके कारण ये पॉइजनस जब पूरा बॉडी में फैलता है तो बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों आया? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है वो मच मोर देन ऑक्सीजन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब न्यूक्लियस से अटैच होता है तो उसकी जो एफिनिटी होती है इट इज मच मोर देन ऑक्सीजन। इस वजह से वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अपने को फॉर्म होता है, जिससे हमको प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो गैस हमने देखी है, जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड्स बन जाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड ये दोनों ही सबसे ज्यादा मतलब हाईली पॉइजनस होते हैं और ये ही दूसरे चीजों पर हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। तो अब ये साइड बना, अब ये किस पे अटैक करेगा? ये ओजोन पे अटैक करेगा और ओजोन पे अटैक कर करके ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा, ओजोन की जो परत होती है उसमें होल हो रहा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। या नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड भी ओजोन के ऊपर अटैक कर करके और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और इसके साथ साथ एक जो रिएक्शन हमने पहले भी देखा था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या जो आपके डाइऑक्साइड है जब वो H2O से रिएक्शन कर लेंगे तो वो क्या बना लेते हैं? HNO3 बना लेते हैं। HNO3 बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब एटमॉस्फेयर में बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, लाइक ओजोन लेयर डिप्लीशन या एसिड रेन। तो इसके कारण ये जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम सल्फर के ऑक्साइड्स देखेंगे। सल्फर मेन जो बनते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन, 67% तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उससे निकलते हैं। तो बाकी हमारी अदर एक्टिविटीज जो होती हैं इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनसे तो निकलते हैं। तो सल्फर जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं। एक तो बनता है सल्फर के डाइऑक्साइड और एक बनता है सल्फर के ट्राइऑक्साइड। ये दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो ट्राइऑक्साइड में भी आप जो है इसमें हम अगर बैलेंस करना चाहें तो सल्फर का 1.5 ऑक्सीजन ले लेंगे तो आपका 3 ऑक्सीजन जो है वो अपने मिल जाएंगे और 3 ऑक्सीजन में तो SO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये SO3 वापस से जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो, ये भी जो है पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज जो है क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से गैसियस मटेरियल्स हो गए जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम इस पर जब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो सबसे पहला जो आपके उसमें अपने को जब आंसर में लिखना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहले हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट्स इसके ऊपर आएगा वो हमारी आएगा हेल्थ पे, है ना। तो ह्यूमन हेल्थ जो है सबसे ज्यादा उस पर इफेक्ट आएगा। और हमेशा ध्यान रखना एयर पोल्यूशन जब हम एयर को इनहेल करते हैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर आता है। तो ह्यूमन हेल्थ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आएगा तो हमारे को जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पर आएगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम है वो सब एयर पोल्यूशन से होते हैं। तो जितने भी एयरबॉर्न डिसीज है, राइट,
ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न डिजीज। तो आपको क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, वो एयर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होती है। तो आपको जितनी भी एयरबोर्न डिसीजेस हैं वो सारी की सारी हम इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो आपके लंग्स कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, जो आपको जो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो वे है उसमें डिस्टरबेंस लाते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर एयर पोल्यूशन से होती। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद जब सेकंड पे हम बात करेंगे, तो सेकंड पे बात करेंगे तो हमारे जितने भी इश्यूज हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन पर भी हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जो भी ये भी आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, और थर्ड आपका नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा एसिड रेन, एंड फोर्थ नेक्स्ट आपका आ जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। ये सारे इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इन पर भी इतना डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं क्योंकि ये अलग से भी इनके टॉपिक्स अपने को डिस्कस करना है। अलग से भी एक वीडियोस बनाऊंगी मैं अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पे, ओजोन लेयर पे, एसिड रेन पे। तो इनको भी अपने को जब अच्छे से हम तैयार करेंगे तो इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ इनके कंट्रोल मेजर्स आ जाएंगे। वो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स को भी हम इनके साथ जब ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा एक लेंथी आंसर हमारा तैयार होगा। तो ये तो हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल मेजर्स की तरफ कि हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो जैसा हमने देखा था उसके फिजिकल स्टेट अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेथड्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। सबसे पहले हम गैसियस पोल्यूटेंट्स की मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड इज कोल्ड ट्रैपिंग, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड ग्रेड सैंपलिंग। और जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके भी अलग मेथड्स हैं, ग्रेविटी सेटलिंग, फिल्ट्रेशन बाय प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स। और प्रेसिपिटेशन टेक्निक में भी हम टू टाइप्स ऑफ टेक्निक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज थर्मल प्रेसिपिटेशन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो इन सारी मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम एयर पोल्यूटेंट्स को हम यहाँ पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस कोल्ड ट्रैपिंग। कोल्ड ट्रैपिंग जैसे नाम के मन में आ रहा है, हम टेम्परेचर को कम करेंगे। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको जब हम कम करेंगे तो जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स हैं वो कंडेंस होकर के लिक्विफाई हो सकते हैं, सॉलिडिफाई हो सकते हैं और उसके बाद उसको हम ट्रैप कर सकते हैं। तो कोल्ड ट्रैपिंग में हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कहाँ से 0 डिग्री से लेकर के -196 डिग्री सेल्सियस तक अकॉर्डिंग टू नीड। जैसी भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं, अलग अलग चैम्बर बनाते हैं और उसमें टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं। तो जैसा भी नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब लिक्विफाई और सॉलिडिफाई होकर के सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उसमें हम किन टाइप के गैसियस मटेरियल्स को हम सेपरेट करते हैं उसमें आप देखिएगा इनसॉल्युबल और नॉन रिएक्टिव वेपर्स, हाइड्रोकार्बन्स और रेडियो एक्टिव गैसेस, है ना। तो रेडियो एक्टिव गैसेस ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे उनको हम टेम्परेचर को कम करके और उसको ट्रैप कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हैं। तो एक ये मेथड होगी। दूसरा नाउ सेकंड प्रोसेस इज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस होती है। जो सरफेस पे कोई फिनोमिना हो उसको एडजॉर्प्शन, जैसे हम बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं ये एडजॉर्प्शन है। और कॉटन की बॉल बना करके उसको पानी में डिप करें तो वो वाटर जो है वो बिल्कुल इनर लेयर तक पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब इनर लेयर तक कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम एयर पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहले हमने क्या है ट्यूब बनाई हुई है और इस पर हमने जो ग्लास बूल प्लग, जो आपका ग्लास बूल प्लग जो होते हैं वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है दोनों तरफ। ये आपके ग्लास बूल प्लग हैं और अंदर
अंदर जो है उसमें आपको एडजॉर्बेंट मटेरियल्स, जो भी एडजॉर्बेंट मटेरियल है जिनके थ्रू हमको सेपरेट आउट करना है, उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे और दोनों तरफ यहाँ पे प्लगिंग करके उसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब जिस भी पॉल्यूटेंट्स मटेरियल को हमको रिमूव करना है उसको हम यहाँ से इसके थ्रू अंदर सक कराएंगे। सक्शन होने के बाद जो भी एडजॉर्बेंट मटेरियल है उसके कांटेक्ट में एयर को लेकर के आएंगे और ये फिर जो एयर जो बाहर निकलेगी उसमें आपका जितना भी पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फ्रेश एयर को हम बाहर निकालेंगे। इसमें हमको अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग एब्जॉर्बेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक NOx, मान लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा, पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसको सिलिका जेल, मतलब एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या ले सकते हैं हम, सिलिका जेल को फिल करेंगे और जब हम उसको एयर को पास करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिमूव हो सकते हैं। HF को रिमूव करने के लिए पोरस पैलेट्स ऑफ NaF ले लेंगे। H2S रिमूवल के लिए आयरन के ऑक्साइड्स ले सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करना है तो डोलोमाइट से होता है। पेट्रोलियम फ्रैक्शन, जितने भी पेट्रोलियम मटेरियल्स होते हैं उन सबके फ्रैक्शंस को रिमूवल करने के लिए हम बॉक्साइड्स लेते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। फिर नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को लेते हैं। हम अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा भी हमारी सूटेबिलिटी होती है इसके अकॉर्डिंग हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स ले रहे हैं और एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लेकर के एयर को हम यहाँ से इन कर रहे हैं, एयर इन, और यहाँ से आपकी फ्रेश एयर आउट होने वाली है। यहाँ से फ्रेश एयर आउट हो जाएगी, ये इन हो जाएगा। अब यहाँ से एयर को अंदर किया तो यहाँ वो एब्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में आई, वहां से उसने पूरे पॉल्यूटेंट्स मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया और जो फ्रेश एयर है वो हमारी बाहर आ जाएगी। उसमें हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, HF, H2S, SO2 को रिमूवल के लिए, NOx को रिमूवल करने के लिए हम वाटर ले सकते हैं, एक्वस अमोनिया ले सकते हैं। HF के रिमूवल के लिए वाटर के साथ वाटर या NaOH ले सकते हैं। H2S के रिमूवल के लिए NaOH प्लस फिनॉल का 3:2 का रेशियो बना करके और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वो ले सकते हैं। SO2 के लिए सोडियम एलामाइन ले सकते हैं। तो ये इस तरीके की हमारे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस से हम एयर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूटेंट्स को अलग कर सकते हैं। एंड नाउ ग्रेड सैंपलिंग। और ग्रेड सैंपलिंग का मीनिंग ये होता है कि यदि हम एयर सैंपल को टाइम एक आफ्टर सम इंटरवल्स हम यदि सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप एयर पोल्यूटेंट्स को आपको निकालना है तो आपने एक टाइम के बाद आपने एक सैंपल को कलेक्ट किया, फिर आफ्टर सम टाइम फिर कलेक्ट किया तो क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं, पॉल्यूटेंट्स मटेरियल चेंज होते चले जाते हैं। तो एक इंटरवल के बाद जब हम किसी भी एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं सैंपल्स को निकाल करके तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड सैंपलिंग। और ग्रेड सैंपलिंग लेकर के सैंपल को हम डिफरेंट डिवाइसेस पर अप्लाई कर देते हैं। इसमें हम डिवाइसेस यूज करते हैं लिक्विड और गैस डिस्प्लेसमेंट कलेक्टर या डिफ्लेटेड प्लास्टिक बैग इवैक्यूएटेड फ्लास्क, या इसके अलावा हम कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक IR, गैस क्रोमेटोग्राफी, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गैसियस मटेरियल्स जो होते हैं उनका रिमूवल कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, उसके कुछ मेथड्स देखते हैं। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स, तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट है जो हमने ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर जो हमने देखा था, उसमें फर्स्ट मेथड है डस्ट फॉल जार। डस्ट फॉल जार में हम क्या करते हैं, पॉलीथीन या ग्लास मेड कुछ ऐसे जार जैसे होते हैं और उसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा हम वाटर फिल कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर में हम ये वाटर फिल कर देंगे। हम ऊपर इसमें बर्ड शील्ड मतलब शील्डेड कुछ ऐसा नेट वगैरह लगा देते हैं जिससे कि चिड़िया वगैरह कोई भी हो या बर्ड्स वगैरह वो उस पर ना गिरे। और इनको हम या तो ट्राइपॉड स्टैंड में या कहीं हैंग कर सकते हैं, तो वहाँ ऐसे लगा करके रख देते हैं कुछ डिस्टेंस पर। और फिर टाइम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15 डेज 10 डेज हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और रिजल्ट हम किसमें लेते हैं, मिलीग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर माउथ, एक उसमें आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीग्राम डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, उससे हम एटमॉस्फेयर के पार्टिकुलेट मैटर को काउंट कर सकते हैं। तो ये एक डस्ट फॉल जार मेथड होती है, सिंपल मेथड है ये, काफी ओल्ड है। इसके बाद और भी एडवांस मेथड्स आई हैं जिनके थ्रू हम पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स को काउंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमेशा ध्यान रखिएगा कोर्स डायमेंशन वाले जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं उनको ही ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में हम जो फिल्टर मीडिया सेलेक्ट करते हैं, कुछ फिल्टर मीडिया लेकर के, और हम उनसे डिफरेंट टाइप्स के जो भी पॉल्यूटेंट्स मटेरियल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम रिटेन कर सकते हैं फिल्टर मीडिया में। तो हम ले सकते हैं जैसे ग्लास फाइबर फिल्टर। ग्लास फाइबर फिल्टर से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करा सकते हैं। फिल्टर पेपर यदि हम यूज करते हैं तो मेटल्स और एनायंस रिमूव हो सकते हैं। सिलिका फिल्टर यदि यूज करते हैं तो उसमें हम ट्रेसेस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्पीसीज को हम अलग कर सकते हैं। और इसमें जो पोर साइज होती है फिल्टर मीडिया की वो 0.45 माइक्रोन इस तरीके का इतना फाइन होता है। तो उससे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर रिमूव होते हैं। कुछ डायग्राम के थ्रू हम और अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो पार्टिकुलेट मैटर को, खासतौर पे जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको रिमूवल के लिए रहती है। इसके बाद आप डायग्राम जरूर देखिएगा और डायग्राम बनाकर आइएगा एग्जाम में। जितने ज्यादा डायग्राम से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, जितनी ज्यादा साइड हेडिंग से आप एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा आपका रिस्पॉन्सेस, कमेंट्स मुझे चाहिए है, और जिसके कारण मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। और आपके सजेशंस मुझे चाहिए है जिसमें मैं और अच्छा किसी और टॉपिक पे यदि आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट करिए। मैं आपके जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको मैं क्लियर करूँगी। सम डायग्राम्स फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो जैसे अभी हमने फिल्टर मीडिया देखा था, उसमें हमने एक बैक फिल्टर लिया हुआ है और बैक फिल्टर में हमने यहाँ से डर्टी एयर को अंदर किया है। ये पूरा हमारा लगा हुआ है बैग्स जो फिल्टर मतलब फिल्टर करेंगे। ये बैग्स लगे हुए हैं, इस पे हमने फिल्टर मीडिया लगाया हुआ है, यही पर हमने फिल्टर मीडिया पूरा ये लगा दिया है। अब डर्टी एयर जैसे अंदर आई तो ये बैग में जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उसके क्रॉस में और उससे क्रॉस होकर के क्लीन एयर हमने यहाँ से निकाला। और जो जितने भी आपके जो पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे कलेक्ट होते चले जाएंगे, वो रिटेन हो जाएंगे। तो पार्टिकुलेट मैटर जितने भी है वो फिल्टर मीडिया के क्रॉस नहीं हो पाएंगे, फिल्टर मीडिया पर रिटेन हो जाएंगे और सिर्फ क्लीन एयर जो है वो बाहर निकलेगी। इस तरीके से कोई भी फिल्टर मीडिया हमको जहां भी जरूरत होगी उस तरीके का हम लगा करके और रिमूवल करा सकते हैं। तो एक तो हो गया ये बैक फिल्टर। दूसरा एक साइक्लोन सेपरेटर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर होता है, हम इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब डेवलप होता है तो अब क्या होता है, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम घरों में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो जब वो ड्रायर वाला होता है, टब ड्रायर होता है तो पूरे कपड़े जो होते हैं वो साइड में बॉटम पर या नीचे पीछे जो है दीवार जो होती है उसके बाहर निकल लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया है कि हमने एकदम बहुत फोर्सफुली एकदम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया, तो बहुत तेजी से एयर को जब अंदर प्रेस किया, अंदर जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ तो वो जो पार्टिकुलर मैटर है वो नीचे बॉटम पर या साइड में चिपक जाएंगे और बाकी का आपका हम यहाँ पर डर्टी एयर जो है वो हम यहाँ से एंट्री कराएंगे, डर्टी एयर की एंट्री कराएंगे यहाँ से, और क्लीन एयर जो है वो बाहर से यहाँ से निकाल देंगे और अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने के कारण यहाँ पर ये पूरा जो है वो रिटेन हो जाने वाले। फिर इसके बाद एक और ये स्क्रबर, ये लिक्विड स्क्रबर कहलाता है, लिक्विड स्क्रबर कहलाता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे हमने देखा है कि जनरली जितने भी शॉप्स वगैरह होती हैं या जिनके घर रोड पर होते हैं उसमें जनरली घर के बाहर थोड़ा सा पानी सींच देते हैं। उससे क्या होता है कि वो धूल जो है वो अंदर नहीं आ पाती, वो एक स्क्रबर की तरह काम करता है। उसके जो वेपर्स होते हैं जब वो ऊपर उड़ते हैं तो वो धूल को आने नहीं देते।
वही चीज क्लीनिंग के लिए यहाँ पर एक इस टाइप से यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डर्टी एयर है उसको हम एंट्री कराएंगे किसके लिक्विड में, जैसे वो शावर चलता है, फाउंटेन चलता है, ऐसा हमने लिक्विड जो है वो अंदर एंट्री करा करके और यहाँ से ऐसा शावर जैसा ऐसा स्प्रिंकल करता हुआ पानी जो है वो गिर रहा होता है। उसके कांटेक्ट में हम डर्ट को लेकर डर्टी एयर को लेकर के आए। डर्टी एयर को लेकर के आए, जितना भी आपका डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स है वो तो यहाँ नीचे रिटेन हो जाएगा और जो क्लीन एयर है वो ऊपर से हम निकाल लेंगे। तो उससे भी हम डर्टी पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का हम क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कराते हैं। तो मान लीजिए एयर में चार्ज पार्टिकल्स, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से डर्टी एयर को हम यहाँ पे फ्लो कराएंगे और ये डर्टी एयर यहाँ से जाएगी और फिर यहाँ से ये नेक्स्ट 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 प्लेट पे चली जाएगी। अब एक हमने यहाँ पे लगाई हुई है चार्ज प्लेट। तो चार्ज प्लेट क्या कर रही है कि जो पॉजिटिव है, मान लीजिए चार्ज प्लेट ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पर पूरे नेगेटिव चार्ज जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे अटैच हो जाएंगे और जो नेगेटिव प्लेट है उस पर सारे पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कलेक्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये रिटेन हो जाएंगे और बाद में हम फ्रेश एयर जो है यहाँ से बाहर निकालेंगे। यहाँ से निकलेगी आपकी क्लीन एयर। क्लीन एयर को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और इस तरीके से हमारा जो भी पार्टिकल्स और भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलर और भी है जो मान लो नहीं वो नीचे रिटेन भी हो जाती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से भी हम यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो आजकल ये जो EEE मतलब एनवायरमेंटल साइंस के जो वीडियोस हैं वो वन शॉट ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड है कि अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाने से उनको सर्च करना पड़ता है कि सोर्स यहाँ देखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स वहाँ देखेंगे, कंट्रोल मेजर्स अलग। तो यहाँ पर एक ही वन शॉट में पूरा आपका जो एकदम जो फुल लेंथ आंसर है वो पूरा कवर अप हो जाएगा। तो इसके सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे। हमेशा डेफिनेशन, सोर्स, क्लासिफिकेशन है और सारे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं और इसमें कंट्रोल मेजर्स की जितनी भी मेथड्स मैंने बताई हैं सबके एटलीस्ट डायग्राम के साथ आप छोटा छोटा डिस्क्राइब करेंगे। डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर।